Everyone, as we know that CHSL exam is approaching, and we have the examinations from 4th of March till 26th. So these are a series of 50 common errors, important common errors, which I have selected from the previous year papers of LDC and DEO and CGL as well, and all the various examinations conducted by SSC, so that you can clear your concepts and doubts at the last time. अभी लास्ट टाइम पे आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस ऑल द थिंग्स दैट यू हैव लर्नड ऑलरेडी. जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो सारे रूल्स आपने पढ़ रखे हैं, जो सारे कॉन्सेप्ट्स आप जानते हैं, जो सारे वर्ड्स आप जानते हैं, उनको आप एक बार थोरोली रिवाइज कर लें सो दैट यू कैन स्कोर. ठीक है. और स्कोरिंग के लिए आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि आपका पेपर 60 मिनट का होने वाला है. एंड इंग्लिश इज़ अ सब्जेक्ट वेयर यू कैन गेट टाइम. आप टाइम बचा सकते हैं. इंग्लिश और जीके, आपका जो जीके आएगा 25 क्वेश्चंस, ये दोनों ऐसे पेपर आएंगे जहाँ पे से आप टाइम बचा सकते हैं और उसको रीजनिंग और मैथ में यूटिलाइज कर सकते हैं. बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस इन द रीजनिंग सेक्शन एंड ऑल द क्वेश्चंस इन द मैथ सेक्शन आर नॉट ईजी. वो ऐसे नहीं होंगे कि सारे आपको सिर्फ देख के पेन पेपर के बिना यूज़ किए बन जाएंगे. समटाइम्स यू विल नीड टू यूज़ द पेन पेपर ऑल्सो. सो प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल. आप जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी रखेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है. तो मैं बस यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके एग्जामिनेशन के लिए. एंड दिस इज़ अ सीरीज़ विच आई फॉर द CHSL एग्जामिनेशन, ताकि आपको बेनिफिट्स हो सके, आपके रूल्स रिवाइज हो सकें. तो आप इसे देखें और शेयर करें. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, ही इज प्रोफिशिएंट इन हिंदी एंड कैन स्पीक इंग्लिश बट ही डज नॉट नो टू रीड एंड राइट इंग्लिश. सो ये एक सेंटेंस है हमारे पास, कॉमन एरर का सेंटेंस है. इसमें हमें ये डिटेक्ट करना है कि कौन से पार्ट में एरर है, सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है. तो सेंटेंस का बेसिकली मतलब क्या है कि वह हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंट है, वो जानता है हिंदी और इंग्लिश, बट ही डज नॉट नो टू रीड एंड राइट इंग्लिश. लेकिन वह इंग्लिश को लिखना और पढ़ना नहीं जानता. वह बोलना तो जानता है, वह बोल सकता है, कैन स्पीक इंग्लिश. ठीक है. तो कोई भी एरर का क्वेश्चन हो फ्रेंड्स, अगर आपको रूल समझ में नहीं आ रहा हो, अगर आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हो क्या एरर है, तो सिंपली उसका मतलब निकालिए, उसकी हिंदी मीनिंग करिए दिमाग में, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उसमें क्या गलती है. ठीक है. तो यहाँ पे हम जैसा देख रहे हैं, बट ही डज नॉट नो टू रीड एंड राइट इंग्लिश. यहाँ पे हमें देखने से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे सेंटेंस के कहने का सेंस है कि उसे ये नहीं पता कि कैसे इंग्लिश पढ़ाना है और कैसे इंग्लिश लिखना है. तो यहाँ पे कैसे का सेंस आ रहा है, तो हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट इंग्लिश जो है वो करेक्ट होना चाहिए. जैसे उसे तैरना नहीं आता, तो ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम. ठीक है. कैसे तैरा जाता है, ये बेसिक सेंस होता है, आपने ट्रांसलेशन में पढ़ा होगा इसको. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हाउ को. तो यहाँ पे हमें यूज करना है हाउ टू रीड एंड राइट इंग्लिश. तो ये कंप्लीट सेंस देगा कि उसे ये नहीं पता कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना और कैसे लिखना है. ठीक है. द नेक्स्ट सेंटेंस इज, व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड माय स्कूल माय बॉयज हैड नो एविडेंट लव फॉर म्यूजिक. मतलब जब मैंने पहले अपने स्कूल स्टार्ट किया था, पहले तो जो मेरे लड़के थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनको म्यूजिक के लिए कोई भी एविडेंट लव नहीं था. मतलब म्यूजिक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. ठीक है. तो इसमें आप अगर ऐसे देखें तो आपको कोई भी गलती नजर नहीं आएगी. बट इन द इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट, अगर एक कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे बॉयज़ की जगह पे हमें स्टूडेंट्स यूज़ करना चाहिए, पुपिल्स यूज़ करना चाहिए. ज़्यादा अप्रोप्रिएट स्टूडेंट्स ही होगा, क्योंकि जब भी हम स्कूल स्टार्ट करते हैं या कोई इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो जिन्हें हम ट्रेन करते हैं या जिन्हें हम कुछ सिखाते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, शिष्य होते हैं. तो वहाँ पे हम बॉयज़ यूज़ नहीं कर सकते. बॉयज़ हम एक अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं जब हमें उस इंस्टीट्यूशन से अलग बात करनी होती है, जब हम एक पर्टिकुलर रेफरेंस से अलग बात करते हैं. ठीक है. तो हम बॉयज़ को यूज़ करते हैं लड़कों के लिए. The third sentence is, beside writing is my hobby. I had ideas for a couple of short stories that needed further thought. देखिए, ये सेंटेंस कह रहा है कि राइटिंग मेरी एक हॉबी है और इसके अलावा मुझे कुछ शॉर्ट स्टोरीज के भी, एक दो शॉर्ट स्टोरीज की भी आइडियाज़ हैं जो कि जिन्हें की फर्दर विचार करने की, जिन पर ज़रूरत है. दैट नीड फर्दर थाउट, मतलब कि जिन पर विचार करने की ज़रूरत थी. ठीक है. सेंटेंस पास्ट टेंस में है. तो बिसाइड की जगह पे हम बिसाइड्स यूज़ करेंगे. ये जो दो वर्ड्स हैं ना फ्रेंड, ये बहुत कंफ्यूजिंग है और ये बराबर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बिसाइड और बिसाइड्स. तो बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में, मेरे बगल में. आई वेंट देयर एंड सैट बिसाइड माई फ्रेंड. मैं वहाँ गया और अपने फ्रेंड के बगल में बैठा. बिसाइड, जब इसमें एस जुड़ जाता है, बिसाइड्स हो जाता है, तो बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावे, इन एडिशन टू, इसके साथ साथ. जैसे आई हैव इंटरेस्ट इन म्यूजिक बिसाइड्स राइटिंग. बिसाइड्स राइटिंग आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. लिखने के अलावे, लिखने के साथ साथ मैं संगीत में भी रुचि रखता हूँ. आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक ऑल्सो. सो बिसाइड्स यहाँ पे होगा. बिसाइड्स राइटिंग इज माई हॉबी. लिखना मेरी हॉबी है, इसके साथ साथ मेरे दिमाग में एक दो शॉर्ट स्टोरीज की भी आइडियाज़ थी जो कि फर्दर थाउट, जिन पे देने की ज़रूरत थी. तो ये सेंटेंस ऐसा सेंस देगा. ठीक है.
हर नॉलेज इन इंग्लिश गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज ओवर मी। उसकी जो नॉलेज है इंग्लिश की वो उससे मुझसे कहीं ज़्यादा तवज्जो देती है, उससे मुझसे कहीं ज़्यादा वैल्यू देती है, ठीक है, एडवांटेज देती है। तो ऑब्वियसली बात है, जिससे ज़्यादा नॉलेज होगी उससे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, उससे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी। तो हर नॉलेज इन इंग्लिश। तो अब जब हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, नॉलेज इन समथिंग नहीं होता, नॉलेज टेक्स द प्रीपोजिशन ऑफ व्हेन वी यूज फॉर समथिंग, ठीक है। किसी चीज़ की जब नॉलेज होती है तो हम उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ को यूज़ करते हैं। तो हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यहाँ पे जो पहले पार्ट में रह रहा है वो क्या है, हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज ओवर मी, ठीक है। तो उसकी जो इंग्लिश की नॉलेज है, तो हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। द नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस ड्रग शुड ओनली बी टेकन विद द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। इस ड्रग को केवल और केवल एक डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर ही लेना चाहिए, अदरवाइज आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी ड्रग हो उसे किसी डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर ही लेना चाहिए। तो दिस ड्रग शुड ओनली बी टेकन विद द सुपरविजन। सुपरविजन हमेशा अपने साथ प्रिपोजिशन अंडर लेता है, विथ नहीं लेता है, ठीक है। अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, जब भी हम कोई काम करते हैं तो किसी के निगरानी के अंदर करते हैं, किसी की देख रेख में करते हैं, तो वी यूज द प्रिपोजिशन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। तो यहाँ पे गलती है। प्रिपोजिशन से रिलेटेड छोटे छोटे एरर्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में, सीजीएल मेंस अपने पेपर में पूछता है, सीएचएसएल में पूछे जाते हैं। और बहुत बार मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि पेपर में बहुत छोटे छोटे प्रीपोजिशंस के एरर है, जैसे प्रीफर के साथ टू, प्रीफर के साथ दैन दे दिया, प्रीफर के साथ टू दे दिया कहीं पे। तो आपको वो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है। और वो तब हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीपोजिशंस के साथ बैठ के टाइम देंगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस अ लॉट। इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस। अभी सेंटेंस को आप ऑब्जर्व करके बताइए कि सेंटेंस कौन से टेंस में है। द नॉलेज ऑफ टेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, हैड लग गया तो पास्ट हो गया। अब पास्ट के कौन से फॉर्म में, पास्ट परफेक्ट फॉर्म में। तो पास्ट परफेक्ट में हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, अगर वो तेज चला होता तो वो बस पकड़ पाता, मतलब एक इफ क्लॉज होगा और उसके बाद एक सब्सिक्वेंट एक्शन होगा, ठीक है। तो जो पहले अगर वो तेज चला होता, पहले क्या होता, पहले उसे तेज चलना होता तो उसके साथ हम हैड यूज करेंगे तो उसे बस मिलती। तो पास्ट में जब हम इफ कंडीशन को यूज करते हैं परफेक्ट सेंस में, परफेक्ट टेंस में, तो हम वहां पे यूज करते हैं वुड हैव, ना कि विल। इफ ही हैड walked fast enough, he would have get the bus. He would have got the bus. तो ये जो सेंटेंस बनेगा, ये यहाँ पे will की जगह पे क्या आएगा, would have आएगा। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, if कंडीशन का सेंटेंस है यहाँ पे, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं इसको, जहाँ पे हम if को यूज करते हैं। कोई कंडीशन होती है, जैसे अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास करते, तो ये सारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि एक बार कंडीशनल सेंटेंसेस को भी आप रिवाइज कर लें अच्छे से, सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इससे एरर पूछे जाते हैं छोटे छोटे। सीजीएल, इस बार सीजीएल पीटी में एरर पूछा गया 5 अगस्त में, क्वेश्चन नंबर शायद 3rd या 4th था, 5 अगस्त की पहली शिफ्ट में, मुझे यहाँ तक याद है, मैंने डिस्कस करवाया हुआ उसको। तो उसमें भी एक इफ कंडीशन की थी, क्वेश्चन था कि इफ इट विल रेन, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउटसाइड, ऐसा था, एक फ्यूचर का क्लॉज था वो। तो आप कंडीशनल सेंटेंस को थॉरोली रिवाइज कर लें, दैट वुड बी माई सजेशंस फॉर यू। द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन vehemently refused that the allegation that he had taken bribes। जो मिनिस्टर, हमारे एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया कि उन्होंने किसी भी टाइप का ब्राइब लिया है, कोई भी घूस लिया है। सारे मिनिस्टर्स यही करते हैं हमेशा। सारे मिनिस्टर्स क्या करते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं कि भैया हमने तो कोई घूस नहीं लिया, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया, वी आर नॉन करप्ट। सो द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन की जगह होगा द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जो हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर हैं। सो फॉर ऑफ को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ही इज़ गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल्स, ठीक है। फॉर किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। बिकॉज ऑफ का यूज़ किया जाता है, ऑफ इज यूज बिकॉज फॉर रिलेटिंग समथिंग। ऑफ को यूज़ क्यों किया जाता है, किसी चीज़ को रिलेट करने के लिए, किसी चीज़ के साथ संबंध बताने के लिए। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री का संबंध है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का, वो उस मिनिस्टर के साथ बताया जा रहा है, तो हम उसके लिए प्रीपोजिशन ऑफ को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन vehemently refused the allegation that he had taken bribes. The next one is all the animals, including the zebras and the stags in the zoo, are sent to more colder places in the summer. Now this one is a very good sentence. मैं कहूँगा कि अगर आपको थोड़ी सी भी आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं या आपकी बेसिक्स अच्छी हैं, तो आप आसानी से इसमें एरर ट्रेस कर सकते हैं। ये एक सेकंड से भी कम टाइम लगेगा आपको। ये ऑल द एनिमल्स, फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है। इंक्लूडिंग द जीब्राज एंड द स्टैग्स इन द जू, जीब्राज और स्टैग्स को इंक्लूड करते हुए इसमें भी कोई एरर नहीं है। आर सेंट टू मोर कोल्डर प्लेसेस इन द समर, उन्हें समर में ठंडे जगहों पे भेजा जाता है। तो जब यहाँ पे हम देख रहे हैं एडजेक्टिव की बात है, कॉम्पेरेटिव डी को यूज़ किया जा रहा है। जो कंपैरिजन हम कब करते हैं, जब हम दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं। हम वेदर कंडीशंस में, क्लाइमेटिक कंडीशंस में कंपैरिजन बना रहे हैं कि एक जगह गर्म है तो दूसरी जगह उससे ज़्यादा ठंडी है और वहाँ पे जेब्राज और स्टैग्स को भेजना है।
तो आर सेंट टू कोल्डर प्लेसेस, मोर का यूज नहीं होगा क्योंकि कोल्ड इज द पॉजिटिव डिग्री, कोल्डर इज द कॉम्परेटिव डिग्री एंड कोल्डेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सुपरलेटिव डिग्री में, कौन से कॉम्परेटिव डिग्री में मोर और मोस्ट को यूज करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो इस बात की ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एरर्स को गलत करके आएंगे। ठीक है, तो आर सेंट टू कोल्डर प्लेसेस, यहाँ मोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यहाँ पे मोर देखेंगे तो लगेगा कि सही है, चलो मोर कोल्डर, ज़्यादा ठंडा, लेकिन कोल्डर और ऑलरेडी ये सेंस दे देता है ज़्यादा ठंडा। कोल्ड मतलब ठंडा, कोल्डर मतलब ज़्यादा ठंडा, और कोल्डेस्ट मतलब सबसे ठंडा। ठीक है, तो उसके साथ मोर लगाने की जरूरत नहीं है। मोर कब लगता है? ऐसे इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी एक बार एडजेक्टिव्स के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को भी थोड़ी रिवाइज कर लें, इससे भी एरर्स पूछे जाते हैं। अ जर्नलिस्ट शुड बी एबल टू साइज अप अ सिचुएशन ऑन द स्पॉट। एक जर्नलिस्ट को ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी सिचुएशन को ऑन द स्पॉट समझ सके, उसे कम टाइम लगे समझने में। तो बेसिक्स सेंस ऑफ द सेंटेंसेस लाइक दिस। ठीक है, एक जर्नलिस्ट को ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी सिचुएशन को, कहीं भी वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करने गया हो तो वो उसे ऑन द स्पॉट ही समझ सके। तो शुड बी एबल टू साइज अप अ सिचुएशन ऑन द स्पॉट। अ जर्नलिस्ट शुड बी एबल टू साइज अप अ सिचुएशन ऑन द स्पॉट। तो साइज अप का मतलब होता है किसी चीज को एग्जामिन करना है, किसी चीज को केयरफुली समझना कि आप उस चीज के बारे में क्या सोच पा रहे हैं अभी। ठीक है, अगर आप अचानक से कोई भी एक सिचुएशन देखें तो आप उस सिचुएशन के बारे में क्या सोच पा रहे हैं उस टाइम पे, उस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे, इंस्टेंटेनियसली, दैट इज कॉल्ड साइज अप समथिंग। ठीक है, साइज अप अ सिचुएशन। तो वहाँ पे सिचुएशन को समझने की बात हो रही है इसलिए हम यूज करेंगे साइज अप अ सिचुएशन। अगर किसी और चीज को समझने की बात होगी तो साइज अप समथिंग एल्स, वॉट एवर द रेफरेंस यू आर टॉकिंग टू। तो अ जर्नलिस्ट शुड बी एबल टू साइज अप अ सिचुएशन ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस एरर फ्री सेंटेंस है। ठीक है, द नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ आई वेयर जुबिन। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि आप जबरदस्ती एरर ढूंढने की कोशिश ना करें। अगर आपको लगे कि एरर है तो ही आप एरर टिक करें, अदरवाइज गो विथ नो एरर। और ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस एरर होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे जब CHSL के पेपर में तो मैं नहीं बता सकता, मुझे श्योरिटी नहीं है, बट CGL मेंस के पेपर में ऐसे एरर होंगे आपके पास जहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वेयर नो एरर, एरर फ्री सेंटेंस होगा। 20 एरर रहते हैं, 18 से 20 एरर ओवरऑल मेंस में पूछे जाते हैं, कभी 17, कभी 18, कभी 20, यही एवरेज रहता है पूछने का एरर। और उसमें से 3-4 एरर ऐसे होते हैं जो नो एरर होता है, 3-4 सेंटेंसेस ऐसे होते जो नो एरर के होते हैं, जिनमें कोई भी एरर नहीं होता। वो आपको फंसाने के लिए दिया जाता है कि आप लालच में आए और आप जबरदस्ती एरर ढूंढें उसमें। तो अपने कॉन्साइंस को यूज करें, अच्छे से अपने ज्ञान को यूज करें कि कहाँ पे एरर है, कहाँ हमें फाइंड करना है। इफ आई वर जुबिन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग कम वाट में। अगर मैं जुबिन होता तो मैं वेडिंग अटेंड नहीं करता, चाहे जो भी हो जाए। सेंटेंस का मतलब यही आ रहा है। एक फ्रेज देखिए, यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया गया, कम वाट में। ठीक है, कम वाट में से सेंस आता है कि चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी हो जाए। ये एक ऐसा फ्रेज है जो हमें बतलाता है कि यहीं पे हमारे नॉलेज की समझ काम आती है। देखिए अब नॉलेज की समझ कैसे काम आती है कि ये एक ऐसा फ्रेंड है, चाहे जो हो जाए, ये हमें ये बतलाता है कि मैं इस काम को करके रहता चाहे जो हो जाए। ये हम तब कहते हैं कि चाहे जो हो जाए जब हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है कि हमें ये करना ही करना है। जैसे मैं IAS बन के रहूंगा चाहे जो हो जाए। ठीक है, चाहे तुम जो भी उखाड़ लो, मैं करके रहूंगा। तो चाहे जो, और अगर हम जब नेगेटिव सेंस की बात करते हैं तो हम सिंपली कहते हैं कि मुझे नहीं करना, बस आई डोंट वांट टू डू समथिंग, आई डोंट वांट टू गो समवेयर, आई डोंट वांट टू मीट दिस पर्सन। जो कुछ भी नहीं करना है वो हम सिंपली कह देते हैं कि एक सेंस बार में कह देते हैं कि हमें नहीं करना, आई डोंट वांट टू डू, मुझे नहीं करना। बट जब हम ऐसा सेंस यूज करते हैं कम वॉट में, चाहे जो हो जाए, तो इससे इस बात से इट इज प्रीटी क्लियर हो जाता है कि हम इससे पहले किसी पॉजिटिव चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ मुझे करना ही करना है चाहे जो हो जाए। आई वॉन्ट दिस ऑन एनी कंडीशन, बाय हुक और बाय प्रूफ। ये सुना होगा आप सबने। तो कम वाट में मतलब इसे ये सेंस होता है कि चाहे जो हो जाए। तो इससे पहले जो सेंस आना चाहिए वो आना चाहिए पॉजिटिव। और यहाँ पे कह रहा है कि इफ आई वर जुबिन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग। तो ये यहाँ पे गलती है, यहाँ पे होना चाहिए आई वुड अटेंड द वेडिंग। इफ आई वर जुबिन आई वुड हैव अटेंड द वेडिंग कम वाट में। ठीक है, डिस्पाइट एनी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज यू मे हैव, यू वुड हैव टू डू दैट थिंग विच यू हैव डिसाइडेड। जब हम भी इस फ्रेज को यूज करते हैं कम वाट में। ठीक है, तो आई वुड अटेंड द वेडिंग, इफ आई वर जुबिन आई वुड अटेंड द वेडिंग कम वाट में शुड बी यूज्ड। यहाँ पे ऐसा यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस पार्ट में गलती है, तो आप फ्रेजेस को भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी हमारे पास फ्रेजेस से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं इसके टोटल 5 वीडियोस बनाऊंगा, इसमें मैंने 10 एरर्स को डिस्कस किया है। और आप इसे शेयर करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सो दैट मुझे भी थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिले और मैं आपके लिए अच्छे से मेहनत कर सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। एंड आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपके एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस, जिनके एग्जाम्स फोर्थ की डेट में है, 4th 5th की डेट में,
उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, यू आर अ बिट अनलकी दिस टाइम। आपके फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम्स आ गए तो आप पेपर को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, आपके लिए वो एक तरह से सरप्राइज भी हो सकता है अगर एसएससी ने कुछ पैटर्न्स में चेंजिंग की होगी तो। बट ऐसी कोई चांसेस नहीं है, चेंजेस आर रेयरली सीन इन एसएससी और कमीशन सर्विसेज एग्जामिनेशन। चेंजेस हमें, सरप्राइजेस हमें हाई लेवल एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, और सीएचएसएल की ऐसी कोई ज़्यादा नहीं है। आप थोड़ी भी मेहनत करके जाएंगे, इफ़ यू 40% 50% भी प्रिपरेशंस हैं आपकी, तो आपकी एग्जाम्स आसानी से क्लियर हो जाएंगे, आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे अच्छा। बस कंफ्यूज ना हो एग्जाम हॉल में, जो आपको आता है अपने ज्ञान का प्रयोग करें, आपने जो आज तक पढ़ा है उसको यूज़ करें और उसके थ्रू आंसर्स करें, ठीक है। तुक्का लगाने की कोशिश जितनी कम हो उतनी कम करें, बिकॉज यू हैव नेगेटिव मार्किंग एज वेल। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। और इस आप वीडियो को देखें, आप अच्छे से समझें कि कहाँ कहाँ क्या मैंने समझाने की कोशिश की है, और आप उन चीज़ों को एक बार बुक खोल के अच्छे से रिवाइज कर लें, और जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं उससे आप अच्छे से रिवाइज कर लें। थैंक यू फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।